चेक डिवाइस करना था ना? नहीं कोई दिक्कत। 16 बच्चे आ गए। ये क्या करूं? हाइड। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ प्रिंस का क्वेश्चन आया है सबसे पहले, is meaning of ecology at the organism level is essentially physiological ecology। आज बेटा हम आज की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। कल तक हमने इकोलॉजिकल ऑर्डर, इकोलॉजिकल हायरार्की को डिस्कस कर लिया था, और यहाँ सिंगल एक ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का जो एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप होता है उसे पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन को हमने कम्युनिटी, और बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन इकोसिस्टम। और जब इकोसिस्टम बड़ा है विद माइनर चेंज, और चेंज किस तरह के हो सकते हैं मैंने आपको कल बताया कि यहाँ पर चेंज जो आ रहे हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच में से एक रिवर निकल के जा रही है, तो वो रिवर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है, वो वहाँ उस एरिया का माइनर चेंज है। इसे हम माइनर चेंज की फॉर्म में देख रहे हैं। तो एरिया बड़ा हो जाता है तो कुछ चेंज देखने को मिलेंगे। इसके बाद बायोस्फीयर, जहां सारे इकोसिस्टम, सारे बायोम्स जहां पर हैं, उसको हमने कंबाइंडली बायोस्फीयर के नाम से पुकारा है। और हमने कहा कि हमारी कंप्लीट अर्थ इसमें आ गई, जिसको हम यहाँ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में डिवाइड किया था। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब कि बायो टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, और जब बायो हमने लिख दिया इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वही एरिया है जहां पर लिविंग है। ये बात मैंने कल भी आपसे कही थी कि हम वही डिस्कस करते हैं, वही स्टडी करते हैं जहां पर लिविंग होते हैं। तो बायोस्फीयर में भी बायो आ रहा है, इसका मतलब लिविंग थ्रू ही स्टडी किया जाएगा। अंशुल क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर फंगस को किस कम्युनिटी का पार्ट मानेंगे, एनिमल, प्लांट या माइक्रोबियल कम्युनिटी? हम फंगस को इकोलॉजी में माइक्रोबियल कम्युनिटी ही मानेंगे। यहाँ पर लीनियस के अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे कि सेल वॉल है तो वो प्लांट है। ये आप क्लासिफिकेशन में बातें करें। इकोलॉजी में डिकम्पोजर्स के साथ हम फंजाई को रखते हैं, इसका मतलब माइक्रोब्स के साथ ही रखते हैं, हम इसे माइक्रोबियल कम्युनिटी ही कंसिडर करेंगे, ध्यान रखें। यहाँ बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम है, इसे हम ग्लोबल इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इकोसिस्टम के कंपैरिजन में, एक नॉर्मल इकोसिस्टम के कंपैरिजन में जो कल हमने देखा था, इसके कंपैरिजन में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी साइज सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये भी एक इकोसिस्टम होगा क्योंकि यहाँ भी बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है। आज मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एग्जाम में हमें उतना ही सोचना है जितना हमें एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन करके देता है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, अगर यहां पर हमें कहा जाए कि एक इकोसिस्टम है, हमारे लिए वो नॉर्मल इकोसिस्टम है जिसको हमने यहाँ कम्युनिटी के बाद डिस्कस किया, उसे को मानेंगे। अगर हमसे कहा जाता है, अगर हमसे कहा जाता है कि ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, तो फिर हम उसे बायोस्फीयर मानेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे, फिर हम बायोस्फीयर उसे कंसिडर करते हुए चलेंगे, वो बायोस्फीयर का पार्ट होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कहा कि एक इकोसिस्टम है, मतलब कि वो नॉर्मल इकोसिस्टम होगा, और अगर वो यहाँ पर एक बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम है तो बायोस्फीयर होगा। ये बातें ध्यान में रखें। अब मैंने आपसे कल कहा था कि हम यहाँ पर
ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी को एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा आज हम वही करने वाले हैं। इकोलॉजिकल ऑर्डर के हर एक पार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले ऑर्गेनिज्म होगा, फिर पॉपुलेशन होगा, फिर कम्युनिटी होगा। इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर एक पार्ट ये भी यहाँ पर रखते हैं, ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी इस बेसिस पे डिवाइड की जाती है कि स्टडी का लेवल कहां पर है, किस लेवल पे आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आप स्पीसीज लेवल पर स्टडी करते हैं, स्पीसीज किसी एक इंडिविजुअल का या एक स्पीसीज का अगर आप स्टडी करते हैं, किसी एक स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज का या सिंगल इंडिविजुअल का, उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, तो आप जिस ब्रांच को डील करते हैं उसे ऑर्टिकोलॉजी कहा जाएगा, ऑर्टिकोलॉजी के नाम से पुकारा जाएगा। अगर एक स्पीसीज या एक इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है तो उसे हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन अगर स्टडी करते हैं तो उसे हम सिन इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। ऑर्टिकोलॉजी और सिन इकोलॉजी, एक स्पीसीज का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन ऑर्टिकोलॉजी होगा, और अगर हम यहाँ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन देखेंगे तो उसे हम सिन इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ एक इंडिविजुअल की बात भी मैं आपसे कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल की बात भी हो रही है ऑर्टिकोलॉजी में। और आप जानते हैं कि एक इंडिविजुअल एक स्पीसीज से रिलेटेड है, और जब वो एक स्पीसीज से रिलेटेड है तो हम यहाँ इसे यूनिट ऑफ स्टडी यहाँ स्पीसीज मान रहे हैं, क्योंकि हम सिंगल स्पीसीज या इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी किसी न किसी स्पीसीज का है, तो यहाँ इसे यूनिट ऑफ स्टडी स्पीसीज माना जाएगा या पॉपुलेशन माना जाएगा। इसलिए बेटा इसे हम यहाँ स्पीसीज इकोलॉजी के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ इसे हम इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल भी कहते हैं। इसको हम इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल के नाम से भी पुकारते हैं। इसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के नाम से भी पुकारेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी के नाम से भी पुकारते हैं। तो याद रखेंगे, जब एक स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ या एक इंडिविजुअल का किसी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है तो उसे हम ऑर्टिकोलॉजी में डील करते हैं। यूनिट ऑफ स्टडी यहाँ एक स्पीसीज या पॉपुलेशन है, इसलिए इसको स्पीसीज इकोलॉजी, इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी के नाम से भी पुकारा जाएगा। यहाँ पर कम्युनिटी, यूनिट ऑफ स्टडी कम्युनिटी होगा सिन इकोलॉजी के केस में, क्योंकि यहाँ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है, और जब ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आती है तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं, इसलिए यूनिट ऑफ स्टडी कम्युनिटी है, और इसे हम यहाँ कम्युनिटी इकोलॉजी के नाम से भी पुकार रहे हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहा जाएगा। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ गए, मतलब कि कम्युनिटी आ गई, और जब कम्युनिटी आ जाती है तो उसको हम सिन इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। अगर मैं आपसे कहता, अगर मैं एग्जांपल यहां पर लूं, इफेक्ट ऑफ
ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन। अगर मैंने ह्यूमंस लिखा है इसका मतलब कि एक स्पीसीज की बात की है, और अगर ऐसा किया है तो याद रखेंगे आप इसे ऑटेकोलॉजी में डील किया जाएगा। तो जब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, इसका मतलब कि हम यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कम्युनिटी को देख रहे हैं, तो वो सिन इकोलॉजी होगा। और अगर एक इंडिविजुअल या फिर एक स्पीसीज मतलब कि हम यहाँ ह्यूमन को एक स्पीसीज को अगर देखते हैं तो उसे हम ऑटेकोलॉजी कहेंगे। तो ये ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ऑटेकोलॉजी या सिन इकोलॉजी, आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। एग्जाम्पल मैंने वही बताया जिससे हमें बात आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है मैं फिर कहूंगा, आप जरूर कमेंट करें। चले आगे बढ़ते हैं और अब हम एक एक करके इकोलॉजिकल ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। और इकोलॉजिकल ऑर्डर में बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर या स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट हमने ऑर्गेनिज्म को कहा है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म की बातें करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। और यहाँ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करें तो यहाँ पर मेंशन है स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। यही बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, मैंने आपको कल भी बताई है। यहाँ ऑर्गेनिजम्स जो भी हमारी अर्थ पे है वो साइज में छोटे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यहाँ पर याद रखेंगे आप कि लाइफ स्पैन फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब हम कह सकते हैं कि बर्थ टू डेथ, यहाँ पर अगर हम देखें तो उसका लाइफ स्पैन है, तो ये फिक्स्ड इस वजह से लिखा है। इसको मैं ईयर वाइज या उसका एज बिल्कुल फिक्स होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर कहूंगा कि बर्थ टू डेथ, जैसा कि नेक्स्ट में मेंशन है लाइफ साइकिल, बर्थ टू डेथ ये लाइफ स्पान ही है। वैसे एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर कई कई तरह की लाइफ साइकिल मतलब नंबर ऑफ लाइफ साइकिल ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि बर्थ टू डेथ लाइफ स्पान है, और लाइफ साइकिल मतलब कि उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात हो रही है, उसके बारे में कहा है। अब एक बात आपके एनसीईआरटी यहाँ पर मेंशन कर रही है जो आपको समझना बहुत जरूरी है और जिसका क्वेश्चन भी आज हमारे सामने आया है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की और मेंशन किया गया है कि एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी इज बेसिकली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म लेवल पर इकोलॉजी को हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होती है? चलो इसको थोड़ा अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि आज हमारी अर्थ पे अगर आप देखते हैं तो कहीं पर बड़े बड़े डेजर्ट्स दिखते हैं, कहीं पर ओशियंस दिखते हैं, तो कहीं पर फॉरेस्ट दिखते हैं। अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट हमारी अर्थ पे है, और जब अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट है तो वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग है। क्या कभी हमने ऐसा सोचा कि कैक्टस डेजर्ट में ही क्यों मिलता है, फाइटोप्लैंक्टन पानी में ही क्यों रहता है? क्या ऐसा कभी हमने सोचा? अगर हम इस बारे में आज सोचें कि कैक्टस डेजर्ट में ही क्यों होता है, तो हमारा सीधा आंसर होगा कि कैक्टस का फिजियोलॉजी डेजर्ट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट है। उसने अपनी फिजियोलॉजी को वहां के अकॉर्डिंग बैलेंस किया हुआ है, इसलिए वहां पर रहने लायक है। उसका फिजियोलॉजी स्नो के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर मैं कैक्टस को उठाकर स्नो में रखता हूं तो मैं आपसे कहूंगा कि कैक्टस या तो अपनी फिजियोलॉजी को बदले, जैसा स्नो का एनवायरनमेंट है वैसा फिजियोलॉजी बनाए। अगर नहीं बना सकता तो फिर उसको वहां पर मरना पड़ेगा। वो डेजर्ट में रह पा रहा है, रह सकता है,
क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी वहां के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बात और अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल 1 यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो एरिया है, एक जहां पर की फ्रेश वाटर है, दूसरा जहां पर की मरीन वाटर है। मान लीजिए फ्रेश वाटर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, मरीन वाटर के अंदर यहाँ पर बी एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है। बी ने अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर को अगर कंपेयर करते हैं तो फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन मरीन वाटर के कंपैरिजन में कम है और यहां पर ज्यादा है। अगर ऐसा है तो इस अकॉर्डिंग जैसा सॉल्ट कंसंट्रेशन फ्रेश वाटर का है अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को रखता है, और बी जैसा यहां पर है उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को रखता है। अगर यहां पर हम ए को उठाकर इस एरिया में डाल दे, मरीन वाटर में डाल दे, तो बताइए क्या ए अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करेगा? कर सकता है। अगर वो करने में कैपेबल है तो रह लेगा, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो उसे मरना पड़ेगा। सीधी बात है। जैसे ही मैंने ए को फ्रेश वाटर से उठाकर मरीन वाटर में डाला, तुरंत उसे अपनी फिजियोलॉजी को बदलना पड़ा। इसका मतलब जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म पहली बार किसी नए एरिया में आता है तो उसे अपनी फिजियोलॉजी को अपने एरिया के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर उसकी फिजियोलॉजी उसके एरिया से एडजस्ट है तो ही वो वहां रहने लायक है, वरना वो रहने लायक नहीं है। आज हम आर्कीबैक्टीरिया को देखते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो कि डीप ओशन में रह रहे हैं, ये आर्कीबैक्टीरिया वहां पर 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, भयंकर प्रेशर झेल रहे हैं। क्या ह्यूमन उतना टेम्परेचर नॉर्मली झेल पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका फिजियोलॉजी इस अकॉर्डिंग नहीं है। तो याद रखेंगे आप, ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट सबसे पहला इंटरेक्शन फिजियोलॉजी का है। ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच फर्स्ट इंटरेक्शन फिजियोलॉजी का है। मैं आपसे फिर रिपीट करूंगा कि जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म पहली बार किसी नए एरिया में आता है तो वहां उसे आते ही अपनी फिजियोलॉजी को अपने एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ए को मरीन वाटर में रखा फ्रेश वाटर से निकाल के, तो ए मरीन वाटर के लिए पहली बार आया हुआ नया ऑर्गेनिज्म है, तो ए ने अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर बदला अकॉर्डिंग सराउंडिंग। जैसी सराउंडिंग थी वैसा उसने अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बनाया। इसका मतलब कि नए एनवायरनमेंट के साथ पहला इंटरेक्शन फिजियोलॉजी का है। यहां एक बात और आपको साथ में समझ लेनी चाहिए कि मान लीजिए ए अपने एरिया में एक प्रीडेटर है, एक बड़ा प्रीडेटर है, ये आसपास वाले ऑर्गेनिजम्स को खूब खाता है। लेकिन बताओ, जब मैं इस ए को उठाकर जब मरीन वाटर में रखूंगा तो क्या वो जाते ही खाना शुरू कर देगा या फिर पहले अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करेगा? अरे पहले रहने लायक तो बनेगा, और रहने लायक कब बनेगा? जब ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करेगा, मतलब फिजियोलॉजी को बैलेंस करेगा। तो सीधी बात है, एट ऑर्गेनिज्म लेवल अगर पहली बार एनवायरनमेंट का कोई इंटरेक्शन है, इकोलॉजी की डीलिंग है, तो वो फिजियोलॉजी से शुरू होती है। एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, उसी ही को आप फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और हम यहां पर देखें कि जब हम लोग प्लेन्स में रहने वाले जब पहाड़ों पे जाते हैं तो आपने सुना होगा कि वहां पर क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है, वहां पर आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। अगर ऐसा है तो वहां पर हमें घबराहट हो रही है, हमें वहां पर
नोजिया, फटिग, हार्ट पाल्पिटेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उस केस में ध्यान रखेंगे इस तरह की घबराहट को, इस तरह के सिम्टम को आप एल्टीट्यूड सिकनेस के नाम से पुकारते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस हो रहा है, और जब एल्टीट्यूड सिकनेस होता है तो उस टाइम पर आप देख सकते हैं हम भी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को बदलना शुरू कर देते हैं। अरे हमने वहां बदले हुए एनवायरनमेंट के साथ बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने इसको बदलने के लिए वहां पर हमारी फिजियोलॉजी को साथ में बदला। आरबीसी का काउंट इंक्रीज होने लग जाता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। ये कम क्यों होता है ये आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, आप चिंता न करें। वैसे आपने फिजियोलॉजी में से पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा, बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। तो ये सब बातें जो यहाँ पर हो रही है, ये वही तो है कि हमने भी हमारी फिजियोलॉजी को बदले हुए एनवायरनमेंट के साथ बदला। इसका मतलब जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया या फिर पहली बार कोई नया एनवायरनमेंट मिला, तो सबसे पहला इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए फिजियोलॉजी से होता है। इसी को हम अगर कंबाइंड करके एक लाइन में हम बोले तो आपसे कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन, उसका फिजियोलॉजी जो भी है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, और एनवायरनमेंट अगर उसके लिए फेवरेबल है तो उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मैक्सिमम होगा, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखेंगे फिजियोलॉजी मतलब कि ऑर्गेनिज्म के लिए फर्स्ट टाइम अगर एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहली बार एक नया एनवायरनमेंट मिला तो फर्स्ट इंटरेक्शन फिजियोलॉजी से होगा। अब वो प्रीडेटर है, पैरासाइट है, या जो भी है, वो बाकी के इंटरेक्शन बाद में होंगे, लेकिन फर्स्ट इंटरेक्शन मतलब उस एरिया में रहने लायक अगर वो बनेगा तो फिजियोलॉजी से बनेगा। ये आप ध्यान रखें। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को डाउट है इसमें तो यहाँ पर आप मुझे जरूर बताएं। मैं आपसे रिपीट करूंगा, एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, बेसिकली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसको एक ही लाइन में ऐसे कह देना कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म नए एनवायरनमेंट में पहली बार आता है तो उसे यहाँ पर सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजी को अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब ऑर्गेनिज्म लेवल पर एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की शुरुआत फिजियोलॉजी से होती है। रिमेनिंग इंटरेक्शन जो भी वो प्रीडेटर पैरासाइट का है बाद में होगा, लेकिन फर्स्ट फिजियोलॉजी से होगा। तो ये एट ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ध्यान रखें। आओ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट पॉपुलेशन की बातें करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को हमने डिस्कस कर लिया। और पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो पॉपुलेशन में डिटेल डेमोग्राफी करके एक अलग से टॉपिक होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम 3 डेफिनेशन पे बात करने वाले हैं, लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन। ये क्या होती हैं आप इनको अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। जब भी कोई पॉपुलेशन किसी एरिया में लॉन्ग टाइम तक रह रही है तो उसे उस एरिया की लोकल पॉपुलेशन के नाम से पुकारा जाएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ 2 पॉपुलेशन आप देख पा रहे हैं, और इन 2 पॉपुलेशन में पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, मान लीजिए पॉपुलेशन 1 प्लेन्स वाला एरिया है, पॉपुलेशन 2 हिल्स वाला एरिया है। यहाँ प्लेन्स और हिल्स वाले एरिया की बात मैं आपसे करूंगा। प्लेन्स पर ए से ही मेंशन किया है आपने, ए से ही रिप्रेजेंट किया है, और हिल्स पर भी ए से ही रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब स्पीसीज सेम है लेकिन एरिया अलग अलग है, दोनों का एरिया अलग अलग है। जो प्लेन्स में लॉन्ग टाइम से रह रहा है उसे हम वहां की लोकल पॉपुलेशन कहेंगे, और जो हिल्स में लॉन्ग टाइम से रह रहा है
उसे हम वहां की लोकल पॉपुलेशन कहेंगे। अब आप कहें कि सर लॉन्ग टाइम से क्या मतलब है, 10 साल 20 साल कितने टाइम से रह रहा हो तो उसको लोकल कह देते हैं। याद रखो, लॉन्ग टाइम से मतलब होता है 10-20 साल नहीं, जनरेशन वाइज। जो किसी एरिया में जनरेशन वाइज रह रहा है उसे हम वहां के लोकल के नाम से पुकारते हैं, उसे लोकल पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे, जो जनरेशन वाइज किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहा हो। तो यहाँ प्लेन्स वाले इंडिविजुअल जो कि जनरेशन वाइज उस एरिया में रहते हैं वो वहां के लोकल हैं, हिल्स वाले इंडिविजुअल जो जनरेशन वाइज उस एरिया में रह रहे हैं वो वहां के लोकल हैं। जब एक ही स्पीसीज का इंडिविजुअल अलग अलग एरिया में चला जाता है, जब एक ही स्पीसीज मतलब ह्यूमन प्लेन्स पे भी है, ह्यूमन हिल्स पे भी है, स्पीसीज सेम है, एरिया अलग अलग है, तो वो आपस में सिस्टर पॉपुलेशन के नाम से पुकारा जाएगा। उसे आप सिस्टर पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे। तो याद रखो, यहाँ पर ये दोनों पॉपुलेशन यहाँ एक दूसरे के लिए सिस्टर पॉपुलेशन है। मैं रिपीट करूंगा डेफिनेशन, ध्यान दें। सेम स्पीसीज, स्पीसीज एक है, एरिया अलग अलग है, तो दो डिफरेंट एरिया में एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल अगर हैं तो वो एक दूसरे की सिस्टर पॉपुलेशन कहलाती है। स्पीसीज सेम, एरिया अलग अलग, तो उन दोनों पॉपुलेशन को कंबाइंडली सिस्टर कहा जाएगा। मतलब दो अलग अलग एरिया, हिल्स और प्लेन में ह्यूमन रह रहे हैं तो दोनों आपस में सिस्टर है। कोटा जयपुर, मैं एग्जांपल लूं, कोटा वाले जयपुर वाले दोनों जगह ह्यूमंस रह रहे हैं, तो कोटा और जयपुर को हम आपस में सिस्टर पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे। तो ये सिस्टर पॉपुलेशन, ध्यान रखेंगे, स्पीसीज एक होगी, एरिया अलग अलग होगा, तो वो आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहलाती है। और हाँ, यहां पर आप ध्यान रखें कि प्लेन्स और हिल्स वाले एक दूसरे में आना जाना भी होता है कुछ इंडिविजुअल्स का। कुछ प्लेन्स वाले, जो यहाँ मान लीजिए ये प्लेन्स एरिया मैंने आपसे कहा था, ये हिल्स वाला एरिया है, तो यहाँ पर प्लेन्स वाले हिल्स पे और हिल्स वाले कुछ प्लेन्स पे जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे में डिस्पर्स हो रहे हैं, तो यहाँ कंबाइंडली इन दोनों पॉपुलेशन को एक साथ कंबाइंडली आप मेटा पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब दो सिस्टर पॉपुलेशन में डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल एक दूसरे में आ जाते हैं, मतलब वो एक दूसरे में डिस्पर्स कर पाते हैं, तो वो मेटा पॉपुलेशन, दोनों कंबाइंडली मेटा है, कंबाइंडली मेटा के नाम से पुकारा जाएगा। यहाँ मेटा किसी एक को नहीं कहा जा रहा, हम कहेंगे कि दोनों आपस में मेटा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा दोनों आपस में मेटा है, इसका मतलब आप समझ जाइए, दोनों पॉपुलेशन के इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ आ जा सकते हैं, इधर वाले इधर भी जा सकते हैं, इधर वाले उधर भी जा सकते हैं, तो वो मेटा पॉपुलेशन के नाम से पुकारे जाएंगे। मैंने कहा कि वो दोनों पॉपुलेशन सिस्टर है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, सिस्टर है मतलब दोनों की स्पीसीज सेम है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि मेटा पॉपुलेशन जब डिस्पर्स हो जाते हैं तो मेटा के नाम से पुकारा जाता है, और जब इंडिविजुअल्स सेम स्पीसीज के अलग अलग एरिया में है तो सिस्टर के नाम से पुकारा जाता है, और लॉन्ग टाइम जनरेशन वाइज किसी एक एरिया में रह रहे हैं तो वहां के लोकल कहलाते हैं, उसे हम लोकल पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। तो लोकल, सिस्टर, मेटा पॉपुलेशन, तीन टर्म यहाँ पर हो रही है। मैं फिर रिपीट करूंगा, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब जनरेशन वाइज कोई इंडिविजुअल रह रहे हैं तो वो वहां के लोकल के नाम से लोकल पॉपुलेशन कहलाते हैं। एरिया अलग अलग, स्पीसीज सेम है, तो दोनों एरिया, दो या दो से ज्यादा एरिया भी हो सकते हैं, दो ही वो जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, स्पीसीज सेम होना चाहिए, तो वो सब आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कहलाते हैं। मैं क्लियर कर रहा हूं, सिस्टर पॉपुलेशन मैंने केवल एक के लिए नहीं कहा है, सबको मिला के कहा है कि कोटा जयपुर दोनों एक दूसरे के साथ सिस्टर है, ऐसा बोला गया है। स्टेटमेंट पे ध्यान दो, कोटा वाले जयपुर वाले दोनों ह्यूमन है, एक स्पीसीज के हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ सिस्टर हैं, मतलब कि एक स्पीसीज के मेंबर है। और जब कोटा वाले जयपुर और जयपुर वाले कोटा आ जा सकते हैं,
इसका मतलब कि दोनों मेटा पॉपुलेशन है। एक बात और यहां ध्यान देंगे आप, ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल यहां से चलकर यहां आया या जो इंडिविजुअल यहां से चलकर यहां गया सिर्फ वही मेटा होगा, नहीं, कंप्लीट पॉपुलेशंस को मेटा कहा जाएगा। अरे प्लेन्स का वो इंडिविजुअल भी मेटा है जिसने कभी हिल्स को नहीं देखा, क्योंकि उसके साथ वाला इंडिविजुअल अगर हिल्स पे जा सकता है तो उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो भी हिल्स पे जा सकता है। वो अलग बात है कि वो कभी गया नहीं। यहां याद रखो, हिल्स का वो इंडिविजुअल भी मेटा होगा जिसने कभी प्लेन्स नहीं देखे। कंबाइंड पूरी पॉपुलेशन को मेटा के नाम से पुकारा जाता है। मेटा मतलब किसी एक का नाम नहीं लिया, कंप्लीट पॉपुलेशन का नाम लिया है। और कंप्लीट भी वो जहां वो जा सकते हैं, दोनों को मिला के मेटा कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेटा टर्म इसलिए यूज की जा रही है कि हर बार सेम स्पीसीज के मेंबर एक दूसरे के साथ डिस्पर्स हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बीच में बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर आ रहा हो, जैसे बहुत बड़ा माउंटेन सीरीज हो, वहां पर बहुत बड़ा ओशियन हो। अगर ऐसा है तो सेम स्पीसीज अगर अलग अलग एरिया में है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने आपको कहा कि ये यहाँ पर एक पॉपुलेशन ये रही, पॉपुलेशन 1 ये रही, और ये रहा यहाँ पर पॉपुलेशन 2, लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा माउंटेन है। अगर ऐसा है कि यहाँ पर एक बड़ा माउंटेन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल है, यहाँ ये 2 में भी मैंने ए ही लिखा, तो स्पीसीज सेम है, लेकिन एक बड़ा माउंटेन यहाँ पर आ गया, और जब माउंटेन बड़ा यहाँ पर आ गया तो ये एक दूसरे के साथ में नहीं मिल पाते हैं। तो आप कहेंगे इस माउंटेन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ में मेटा पॉपुलेशन नहीं है। सिस्टर है क्योंकि स्पीसीज सेम है, लेकिन मेटा नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर बीच में है, और जब जियोग्राफिकल बैरियर बीच में होता है तो उसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ डिस्पर्स नहीं हो पा रहे। हर बार ह्यूमन को ही दिमाग में रखो ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ ह्यूमन ही स्पीसीज नहीं है, स्पीसीज बहुत सारी है। इसलिए आप सबको दिमाग में लेके चलो, केवल ह्यूमन की मत सोचो कि पहाड़ चढ़ के चला जाएगा उधर की तरफ, ऐसा नहीं। यहाँ पर हो सकते हैं कि छोटे इंडिविजुअल हो, स्पीसीज सेम है, लेकिन वो नहीं जा पाते, तो फिर मेटा नहीं है। सिस्टर है लेकिन मेटा नहीं। इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हर सिस्टर पॉपुलेशन मेटा हो ऐसा जरूरी नहीं है। बीच में बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर भी हो सकता है, लेकिन हर मेटा पॉपुलेशन सिस्टर होगी ये जरूरी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, मैं रिपीट कर देता हूं, हर सिस्टर पॉपुलेशन मेटा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर बीच में है, लेकिन हर मेटा पॉपुलेशन सिस्टर होगी ये जरूरी है, क्योंकि वो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ डिस्पर्स होते हैं, तभी मेटा कहलाते हैं। तो यहाँ एक बात बच्चों को कंफ्यूजन में रहती है, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, मेटा किसी एक पॉपुलेशन को नहीं कहा है, दोनों को मिला के कहा है। जहां जहां डिस्पर्स हो रहे हैं दोनों को कंबाइंडली मेटा कहा गया है। मेटा पॉपुलेशन है मतलब समझ जाओ कि दो पॉपुलेशन एक दूसरे में आ जा सकती है, वो मेटा है। उधर वाले भी मेटा है, इधर वाले भी मेटा है। सिस्टर पॉपुलेशन कहा तो किसी एक को नहीं कहा है, दोनों को कहा है। मैंने कहा सिस्टर है, इसका मतलब कि उधर और उधर दोनों की स्पीसीज सेम है, इसलिए सिस्टर कहा है। तो ये कंफ्यूजन मन में ना रखें आप। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी है, लोकल, सिस्टर और मेटा पॉपुलेशन यहाँ पर होगा। आओ आगे बढ़ते हैं और स्पीसीज से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे आज हम बातें करेंगे, जो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत जरूरी है, उनको हम डिस्कस करते हैं। अभी तक सबको अच्छे से बात समझ में आ रही है? यहाँ आप मुझे कमेंट करके यस और नो बोलेंगे। अगर किसी को डाउट है तो बताएं। पहले आपको अभी तक की बात समझ में आई या नहीं? गुड, मतलब सब एक्टिवली पार्ट कर रहे हैं, इससे मुझे लग जाता है कि आप सब एक्टिवली मेरी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि आप मेरे सामने अभी क्लास में नहीं है,
वहां तो मैं आपको सामने टोक सकता हूँ, आपसे बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो आप लोगों को इसी तरह से मुझे बताना पड़ेगा कि आप मुझे एक्टिवली सुन पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। और अब स्पीसीज से रिलेटेड इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन पे हम बात करते हैं। और यहाँ 3 डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे, जैसा आपके सामने स्क्रीन पे है। एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, तीनों की बातें हम अच्छे से करते हैं। सबसे पहले आती है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज उसे कहा गया है, यहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज उस स्पीसीज को कहा जाता है जो हमारी अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, confined to particular geographical area, जो हमारी अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है, उसे हम एंडेमिक स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं। जैसे कैंगारू ऑस्ट्रेलिया, कीवी न्यूजीलैंड, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपने ही एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। मेटासिकोया, जैसा आपने नर्चर में पढ़ा होगा, मेटासिकोया जो चाइना वैली में है, वो वहां का एंडेमिक है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है सिकोया, मेटासिकोया। यहाँ आप कह सकते हैं कि पेंगुइन्स, साउथ पोल पोलर बियर, नॉर्थ पोल, ये सब अपने अपने एरिया के एंडेमिक है, मतलब पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। और जब ये पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं तो यहाँ पर उन स्पीसीज के कंपैरिजन में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, इनका नंबर कम होगा। और जब नंबर कम है तो उस केस में इनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा होगा। हाय, यहाँ पर याद रखेंगे आप, अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आता है जो कैंगारू को सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, और कैंगारू अगर ऑस्ट्रेलिया से खत्म तो अर्थ से खत्म, क्योंकि होते ही वहां पर है, तो इनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा है। लेकिन अब हमारे मन में आ रहा है कि इन स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, कैसे बनी होंगी ये स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज। अगर ये बात आपके मन में आती है कि एंडेमिक स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आप कहो ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। यहाँ पर इनका बनना कॉन्टिनेंटल सेपरेशन से हुआ है, क्योंकि जब पहली बार कॉन्टिनेंट्स सेपरेट हो रहे थे तो वहां कुछ स्पीसीज ऐसी थी जो पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड हो गई, और ऐसी स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज के नाम से पुकारते हैं, उनको एंडेमिक स्पीसीज कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए जब पहली बार अपनी अर्थ बनी तो यहाँ ये इधर रहा एक बड़ा सा ओशन, और यहाँ ये टेरेस्ट्रियल एरिया जिस पर ए, बी, सी और डी स्पीसीज रह रही है। एक बार की बात, एक बड़ा क्लाइमेटिक चेंज आया और उसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये ओशन का वाटर फ्लो करता हुआ इधर आ गया, और जब ओशनिक वाटर फ्लो करता हुआ इधर की तरफ आ गया तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये इस तरह से ये डी एक पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड हो गया, और जब ऐसा हुआ तो ये डी इस एरिया का एंडेमिक हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एंडेमिक स्पीसीज कैसे बनी है, तो आपका सीधा आंसर है ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। लेकिन अब आपके मन में डाउट होगा,
दिव्यांशी का मैसेज है कि वीडियो और ऑडियो में दिक्कत आ रही है, बार बार कट हो रहा है। बाकी बच्चों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम फील हो रही है क्या? अगर बेटा केवल आपके साथ ऐसा है तो आप अपनी डिवाइस रिफ्रेश कर लें एक बार। गुड। यहाँ पर प्रिंस पूछ रहे हैं कि क्या एंडेमिक स्पीसीज दूसरे एरिया में एडजस्ट कर सकती है? बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर फेवरेबल होता तो वो उस एरिया में रह जाती, इसलिए एंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया के ही रहेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहे हैं, जैसे ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया से एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब बाकी के एरिया से एक्सटिंक्ट हो गए, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, बाकी सारे एरिया से एक्सटिंक्ट हो गए, किसी एक ही एरिया में हो गए, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल बात सही है, ऐसा भी हो सकता है। एक ही स्पीसीज दो जगह के लिए एंडेमिक हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक स्पीसीज एक ही जगह की होगी एंडेमिक। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बाकी के एरिया से सारे एरिया से एक्सटिंक्ट हो जाए, किसी एक ही एरिया में मिले, हो सकता है। लेकिन बाकी के एरिया से एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट बदल गया होगा। और जब एनवायरनमेंट बदला तो एनवायरनमेंट क्यों बदला होगा? क्योंकि कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए होंगे। तो घूम फिर के वहीं आना है हमें वापस। तो हमारा सीधा आंसर होना चाहिए कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। यहां कुछ बच्चे ऐसा भी पूछ लेते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का टेरेस्ट्रियल पाथ ही ना रहा हो। बिल्कुल सही बात है, नहीं रहा। लेकिन पाथ क्यों नहीं रहा? क्योंकि कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गए। तो ध्यान रखेंगे आप, कॉन्टिनेंटल सेपरेशन ही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं, एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज है जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है, और जब एक जगह पर मिलती है। ह्यूमन कॉज के कारण भी तो एनवायरमेंट चेंज, अंशुल ने क्वेश्चन पूछा है। ह्यूमन कॉज के कारण भी तो एनवायरमेंट चेंज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो ह्यूमन की वजह से भी तो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। लेकिन उसको ह्यूमन उस स्पीसीज के लिए तो एनवायरमेंट ही है ना, तो मैं उसको तो एनवायरमेंट कहकर ही तो यहाँ पर बोलूंगा। क्योंकि सराउंडिंग सारा, मेरी सराउंडिंग में जो कुछ है वो मेरा एनवायरमेंट है। इसका मतलब कि अगर कोई पास में मेरे पास दूसरी स्पीसीज है तो वो मेरा एनवायरमेंट है, और ह्यूमन अगर किसी दूसरी स्पीसीज के आसपास है तो उसका एनवायरमेंट है, और ह्यूमन की वजह से ऐसा होता है, मतलब एनवायरमेंट बदलता है। तो यहाँ वो रेयरली हो रहा है, हर बार ऐसा नहीं हो रहा, ये तो अब होने लगा है जब पोल्यूशन जरूरत से ज्यादा हो गया। याद रखेंगे आप, आपको अगर आंसर देना है तो आप पहले बिना कुछ कहे तो वही देंगे जो नॉर्मल है, जनरल है, जब तक आपको स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता। अगर आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में स्पेसिफिक कह दिया जाए कि एनवायरमेंटल चेंज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, फिर आप उस पर जाएंगे। जब तक आपसे कुछ नहीं कहा जाता तब तक तो आप नॉर्मल सोचेंगे, एवोल्यूशनरी मोड के अकॉर्डिंग सोचेंगे। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां अगर ओशियनिक वाटर फ्लो करता हुआ आ रहा है तो वहां कौन सा ह्यूमन रह रहा था पहले? ह्यूमन जहां रह रहा है वहां ऐसा कर रहा होगा, हर जगह तो नहीं कर रहा ना। और अगर ग्लोबली उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो अब हो रहा है, क्योंकि उसने पॉल्यूशन जरूरत से ज्यादा कर दिया है। तो आप ध्यान रखो, पहले आंसर जनरल होगा। हाँ, तो ये ड्यू टू कॉन्टिनेंटल सेपरेशन आप इसका आंसर करेंगे बेटा, क्योंकि मोर अप्रोप्रिएट यही है। जब तक कि क्वेश्चन के लैंग्वेज में आपको स्पेसिफिक कुछ और नहीं पूछ लिया जाता तब तक आपके लिए आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है कीस्टोन स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं, कीस्टोन स्पीसीज। और यहां ध्यान रखें कि नाम में ही की आ रहा है, और जब नाम में ही की आ जाता है तो की का मतलब ये स्पीसीज जहां कहीं भी होती है वहां इसका की रोल होता है, मतलब कि मेन रोल प्ले करती है। ये स्पीसीज जहां कहीं भी रह रही है वहां अपना की रोल प्ले कर रही है, मतलब कि मेन रोल प्ले कर रही है। मैं आपसे फिर कहूंगा
कीस्टोन स्पीसीज जहां कहीं भी रहती है वहां इसका नंबर कम होता है। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि एंडेमिक स्पीसीज का नंबर कम है उन स्पीसीज के कंपैरिजन में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कीस्टोन स्पीसीज का नंबर कम है। कहां? अपने इकोसिस्टम में। बेटा ध्यान रखो, अब इकोसिस्टम वाइज बात हो रही है। मैंने कहा कि इसका नंबर कम है, कहां? अपने इकोसिस्टम में। ये किसी और जगह पर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपने इकोसिस्टम में इनका नंबर कम है, ये ध्यान रखें। और जब नंबर कम है तो इनका बायोमास भी कम होगा। नंबर कम तो बायोमास भी कम। बायोमास, प्रिंस ने क्वेश्चन किया है एंडेमिक स्पीसीज में स्पीसीज सेम होगा या डिफरेंट। जब टर्म स्पीसीज यूज हो गया तो वो तो सेम ही होगा। एक स्पीसीज एक जगह के लिए एंडेमिक हो गई, अब डिफरेंट स्पीसीज हो जाती है तो वो तो कम्युनिटी की बातें होती है। एंडेमिक स्पीसीज तो एक के लिए यूज होगा ना। हाँ, कीस्टोन स्पीसीज नंबर कम है, बायोमास कम है। बायोमास पहली बार ये टर्म आई है। आओ इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। किसे कहते हैं बायोमास? अगर ये बात आती है कि बायोमास क्या है तो आपका सीधा आंसर होगा कि लिविंग का मास बायोमास कहलाता है। किसी भी लिविंग का जब आप वजन करते हैं, वेट ऑफ लिविंग, वही उसका बायोमास है। ये दो तरह से देखा जा सकता है। इसे हम फ्रेश वेट की फॉर्म में देख सकते हैं, इसे हम ड्राई वेट की फॉर्म में देख सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए मैं जैसा हूं उसी तरह से आपने मुझे वजन कर लिया तो वो मेरा फ्रेश वेट आ रहा है। अगर आप मेरी बॉडी से वाटर कंटेंट हटाकर मुझे सुखाकर वजन करते हो तो फिर ड्राई वेट होगा। आप कहेंगे कि सुखाकर वजन करते हैं, मतलब अगर आप मुझे सुखा देंगे तो मैं तो फिर नहीं रहूंगा। अगर ऐसा हम करके ड्राई वेट लेने के लिए ऑर्गेनिज्म को सुखाते रहे तो इस तरह से तो हम बायोडाइवर्सिटी को बड़ा नुकसान कर देंगे। सुखाते किस तरह है ये बातें हम समझेंगे, इसके लिए एग्जांपल लेंगे कि ड्राई वेट लिया कैसे जाता है। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि ड्राई वेट एक्चुअली देखा जाए तो ये फ्रेश वेट माइनस वाटर है। जब आप फ्रेश वेट से वाटर कंटेंट को हटा देते हैं तो उसे हम ड्राई वेट के नाम से पुकारते हैं। ये आप ध्यान रखें। तो आखिर ये ड्राई वेट लिया कैसे जाता है, आओ एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लॉइन है और इस लॉइन का हमने अभी अभी वजन किया, पता लगा 200 केजी आ रहा है। ये 200 केजी, ध्यान रखें, इसका फ्रेश वेट होगा। यहां अब एक काम करो, इस लॉइन की बॉडी से एक छोटा सा टिश्यू अलग कर ले और उसको वजन करें। मान लीजिए वो 10 ग्राम है। हमने लॉइन की बॉडी से एक छोटा सा टिश्यू अलग किया, उसको वजन किया 10 ग्राम, और अब इसे आप रखेंगे बॉम कैलोरीमीटर में। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में सर आपको बताते हैं। बॉम कैलोरीमीटर यहां से वाटर कंटेंट को अलग कर देगा। एक बात मैं सब बच्चों को क्लियर कर देता हूं, हमें सुखाना है, ड्राई वेट लेते टाइम सुखाना है, जलाना नहीं है। ड्राई वेट लेते हैं तो सुखाते हैं, जलाते नहीं है।
सुखाना और जलाना अलग अलग है। अगर हम जला देंगे तो सारा कार्बन कंटेंट उड़ जाएगा। अरे हमें सिर्फ वाटर को अलग करना है, और वाटर अलग करने के बाद मान लीजिए ये यहाँ पर 1 ग्राम बच गया, या फिर कह दीजिए 100 ग्राम का टिश्यू था और 10 ग्राम बच गया। अगर ऐसा हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये 10% यहाँ पर आ रहा है, और जब 10% यहाँ पर आया तो अब आप समझ जाइए कि हम सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे कि जो 200 किलो का लॉइन फ्रेश वेट में घूम रहा है वो सूख कर 20 किलो का रह जाएगा। यहाँ 10% आपने सीधा अप्लाई कर दिया। मैं जो बातें बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनते रहें। मेरा कहने का मतलब है कि जब ड्राई वेट लिया तो हमने ऑर्गेनिज्म को मार नहीं दिया, ऑर्गेनिज्म जिंदा है। हमने किस तरह से उसका ड्राई वेट लिया वो आपको समझ में आना चाहिए। ये 20 केजी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट आ रहा है, ड्राई वेट यहाँ पर होगा। और यहाँ एक बात और क्लियर रखें, मैंने ये अप्रॉक्स लिया है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि लॉयन की बॉडी से जो टिश्यू हमने लिया है और रिमेनिंग दूसरे टिश्यू से वाटर कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं। उसकी बॉडी में अभी हड्डियां भी बचती है। आज तो हमने सिर्फ एक तरीका, एक मेथड को देखा है। जब एक्चुअली हम सच में ड्राई वेट को डिस्कस करेंगे तो हर बात पर डिस्कस होगा, टिश्यू वाइज वाटर कंटेंट पे भी होगा। इसके ऑलरेडी सेट डेटाज आपको मिल जाते हैं और उन सब के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है। लेकिन हाँ, मैंने तो आज इसलिए आपको बताया ताकि आपके मन से ये बात निकल जानी चाहिए कि ड्राई वेट लेते हैं तो ऑर्गेनिज्म मर नहीं गया, ऑर्गेनिज्म जिंदा है। हमने ड्राई वेट किस तरह से लिया, और ड्राई वेट लेने के लिए आप ध्यान रखें, आपने यहाँ पर जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है उसका नाम बॉम कैलोरीमीटर है। ड्राई वेट जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लिया गया वो बॉम कैलोरीमीटर होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ड्राई वेट लिया जा रहा है। और हाँ, एक बात और क्लियर रखें कि ड्राई वेट और फ्रेश वेट में फ्रेश वेट वेरिएबल है। अभी अभी आपने मेरा वजन किया, मान लीजिए 70 केजी आया और उसके तुरंत बाद मैंने 2 गिलास पानी पी लिया तो वजन बदल रहा है। आप एक प्लांट को देखेंगे तो प्लांट के अंदर वाटर कंटेंट दिन भर में बदलते रहते हैं। मॉर्निंग में ट्रांसपिरेशन कम है, आफ्टरनून में ज्यादा है, इवनिंग में फिर कम है, तो वाटर कंटेंट बदल रहा है। अगर ऐसा है तो उस केस में फ्रेश वेट वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। लेकिन ड्राई वेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, और अच्छा वही है जो कांस्टेंट है। इसलिए ड्राई वेट को मोर एक्यूरेट माना जाता है, मोर एक्यूरेट कंसिडर करते हैं। कांस्टेंट है तो ये ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। यहाँ चलो एक काम करते हैं, एक फॉरेस्ट में चलते हैं और वहां चलकर हम ड्राई वेट लेना सीखते हैं, किस तरह से बायोमास लिया जाता है। ड्राई वेट लेना तो आपने सीख लिया, लेकिन बायोमास को हम डिस्कस करें। और इसके लिए हम एक बड़े से फॉरेस्ट या मान लीजिए एक बड़े से ग्रासलैंड में आ गए। और जब ग्रासलैंड में हम यहाँ पर आए हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इस ग्रासलैंड के अंदर सबसे पहली बात ध्यान रखो कि जब भी आप इकोलॉजी में कोई भी स्टडी करते हैं तो 2 बातें जरूर ध्यान रखेंगे आप। चाहे आप बायोमास को स्टडी कर रहे हो, चाहे आप एनर्जी फ्लो को स्टडी कर रहे हो, चाहे आप डिकम्पोजिशन को स्टडी कर रहे हो, आप हमेशा याद रखना आपकी स्टडी 2 बातों को ध्यान में रख के होगी, और वो है यूनिट एरिया और यूनिट टाइम। आपकी स्टडी एक पर्टिकुलर एरिया में ही होनी चाहिए, आपकी स्टडी एक पर्टिकुलर टाइम में ही होनी चाहिए। मान लीजिए एक ग्रासलैंड
100 किलोमीटर डायमीटर में फैला हुआ है और एक 10 किलोमीटर में है, तो आप दोनों को स्टडी करें तो बराबर का एरिया लेके करें तभी कंपैरिजन होगा। यहाँ टाइम भी बहुत जरूरी है। आज एक प्लांट फ्रेश वेट में मान लीजिए 20 केजी का है, एक साल में बढ़ के 50 केजी का हो रहा है, तो आज 20 केजी के अकॉर्डिंग ड्राई वेट आएगा, फिर 50 केजी के अकॉर्डिंग आएगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम में होना चाहिए। तो यूनिट टाइम, यूनिट एरिया बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस बात के लिए आज हमने यहाँ पर मान लीजिए 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इस ग्रासलैंड में ले लिया। एक बड़ा ग्रासलैंड हमारे पास और 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ हमने देखा कि इसके अंदर 200 डियर है, यहाँ पर 50 वोल्फ, 50 भेड़िए भी हैं, और इन सबको खाने के लिए ये रहा 1 लायन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डियर, वोल्फ और लायन में से सबसे ज्यादा बायोमास किसका है, तो ध्यान रखो सबसे ज्यादा बायोमास डियर का है। आपकी स्टडी एक इंडिविजुअल पे नहीं हो रही, आपकी स्टडी एरिया पे हो रही है। तो आप 200 डियर के कंपैरिजन में 50 वोल्फ और 50 वोल्फ के कंपैरिजन में 1 लायन को देख रहे हैं। अगर आप एक एक इंडिविजुअल, एक डियर, एक वोल्फ, एक लायन को लेंगे तो लायन सबसे ज्यादा है। लेकिन कहा ना आपसे मैंने, आपकी स्टडी इंडिविजुअल पे नहीं एरिया पे हो रही है, और एरिया पर अगर स्टडी है तो सबसे ज्यादा बायोमास यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे ज्यादा बायोमास डियर का होगा, उसके बाद यहाँ पर वुल्फ होगा, उसके बाद यहाँ पर लायन होगा। तो ये बायोमास की सीक्वेंस यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको मिलेगी। तो यहाँ ये बातें आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टडी एरिया पे होती है, इंडिविजुअल पे नहीं। हमेशा ध्यान रखो, एक इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, कंप्लीट को देखेंगे, एरिया पे स्टडी हो रही है। 200 डियर के कंपैरिजन में आपने 50 वुल्फ को और 50 वुल्फ के कंपैरिजन में एक लायन को देखा है और फिर आपने स्टडी किया है। चले, तो बायोमास जब आया था तो मैंने आपको साथ में समझा दिया कि बायोमास मतलब बायो का ही मास, वेट ऑफ लिविंग है, जो फ्रेश और ड्राई वेट दो तरह से लिया जाता है। ड्राई वेट मतलब फ्रेश वेट माइनस वाटर, और फ्रेश वेट वेरिएबल है, ड्राई वेट कांस्टेंट है, और जो जितना कांस्टेंट है उतना ही अच्छा होगा, तो मोर एक्यूरेट उसी को माना जाएगा। हमने ये भी समझ लिया कि ड्राई वेट लेते हैं तो ऑर्गेनिज्म मर नहीं जाता। ऑर्गेनिज्म को किस तरह से हम ड्राई वेट कंसिडर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, बॉर्न कैलोरीमीटर, ये यहाँ पर यूज किया जाएगा और इसकी हेल्प से आप ड्राई वेट ले रहे हैं। और आप ये भी समझ गए कि यूनिट एरिया, यूनिट टाइम इकोलॉजिकल स्टडी के लिए जरूरी है, और एरिया पर स्टडी है तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम में वहां पर जितने इंडिविजुअल थे सबको मिलाकर एक पर्टिकुलर एरिया, यूनिट एरिया में आपने देखा है और उसके अकॉर्डिंग बायोमास लिया है। तो ये यहाँ पर बायोमास हो गया। आ जाओ वापस वहीं आ जाते हैं जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ मैं आपसे कह रहा था कि कीस्टोन स्पीसीज का नंबर कम है, बायोमास कम है। नंबर कम, बायोमास कम, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। क्योंकि ये अपने इकोसिस्टम के अंदर, ये अपने इकोसिस्टम के अंदर, अपने इकोसिस्टम के अंदर मेंटेन करती है स्ट्रक्चर और फंक्शन, दोनों को मेंटेन करके रखता है, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। हम ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करती है कीस्टोन स्पीसीज,
और फंक्शन को कैसे करती है, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और फंक्शन किसको कहते हैं। ध्यान दें, इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट अगर सब अच्छे से रह रहे हैं तो स्ट्रक्चर मेंटेन है। कंपोनेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब सब अच्छे से मेंटेन्ड है, सारी स्पीसीज रह पा रही है, मतलब स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है। और अगर सारी स्पीसीज आराम से रहती है तो उनके बीच में चलने वाले फंक्शन भी अच्छे से होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है, फंक्शन मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कीस्टोन स्पीसीज अपने इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखती है, अपने इकोसिस्टम का फंक्शन मेंटेन करके रखती है, और ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस शो करती है। चलिए आओ एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि कीस्टोन स्पीसीज ऐसा कर क्या रही है। और इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और तुरंत हम चलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ध्यान रखो बेटा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ डेसिडुअस का क्या मीनिंग है? डेसिडुअस का मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर सीजन में ये अपनी सारी लीफ को गिरा देते हैं, उसे डेसिडुअस कहा जाता है। दो तरह के डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं आपके सिलेबस में, एक तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस, एक टेम्परेट डेसिडुअस। जल्दी से बताइए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस अपनी लीफ को कब फॉल डाउन करता है, ऑटम में या स्प्रिंग में? आंसर करेंगे मुझे आप। ट्रॉपिकल डेसिडुअस अपने लीफ को कब फॉल डाउन कर रहा है? बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑटम, जो गलत है। ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, ये टेम्परेट डेसिडुअस नहीं है। आओ इस बात को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, आज ही समझ में आ जाना चाहिए ये। और यहां पर आप जानते हैं कि सीजन को हम यहां पर चार तरह से डिफाइन करें। समर है, ऑटम है, विंटर है, स्प्रिंग है और फिर समर है। यहां ध्यान रखेंगे, सब बच्चे ध्यान से देख ले, अगर लीफ यहां पर ऑटम में फॉल डाउन होती है तो उसे आप टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से पुकारेंगे। और अगर लीफ स्प्रिंग में फॉल डाउन होती है तो उसे आप ट्रॉपिकल डेसिडुअस के नाम से पुकारेंगे। याद रखो, ऑटम टेम्परेट डेसिडुअस और स्प्रिंग में लीफ फॉल होना मतलब कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस होगा। आप सब ये भी जानते हैं कि पत्तियां गिरने से पहले अपना रंग बदलती है बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। नॉर्मली कलर येलो होता है। अगर येलो कलर आ रहा है, अगर कलर यहां पर लीफ फॉल डाउन के साथ येलो कलर आता है तो वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। लेकिन टेम्परेट डेसिडुअस के अंदर आने वाला कलर रेड ऑरेंज होगा। ये इस एरिया की स्पेशलिटी है। टेम्परेट डेसिडुअस में पत्तियां गिरने से पहले रेड ऑरेंज कलर की हो जाती है। अगर आप ऑटम सीजन में किसी टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के ऊपर से बाय प्लेन जा रहे हैं, बाय हेलीकॉप्टर जा रहे हैं और नीचे की तरफ देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आग लग रही हो, फॉरेस्ट फायर हो रहा हो, क्योंकि सारी पत्तियों का कलर रेड ऑरेंज हो जाता है। तो एक बड़ी स्पेशलिटी, दिस इज कॉल्ड एज ऑटम कलरेशन। रिपीट करूंगा, ऑटम कलरेशन। इसको ऑटम कलरेशन के नाम से भी पुकारते हैं। ऑटम
कलरेशन भी कहा जाता है। ऑटम कलरेशन के नाम से पुकारते हैं, ये बड़ी स्पेशलिटी है इस एरिया की, ध्यान रखेंगे आप। ऑटम कलरेशन, आगे चल के मैं दोबारा पूछूंगा आपसे ऑटम कलरेशन कहाँ होता है, तो आप कहें टेम्परेट डेसिडुअस में। पत्तियों का कौन सा कलर आता है, तो आप कहें रेड ऑरेंज, ये ध्यान रखें। और येलो आने वाला कहां पर है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस में। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। ट्रॉपिकल डेसिडुअस अपने लीफ को स्प्रिंग में और टेम्परेट डेसिडुअस अपने लीफ को ऑटम में फॉल डाउन कर रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड से, बहुत ज्यादा कोल्ड से बचने का तरीका है। अरे ट्रॉपिकल डेसिडुअस गर्मियां आने वाली अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, ट्रांसपिरेशन कम होगा। टेम्परेट डेसिडुअस सर्दियां आने वाली है, पत्तियां गिरा दो, सरफेस एरिया कम होगा, हीट लॉस कम होगा। तो हमारे सिलेबस में दो तरह के डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस की पत्तियां स्प्रिंग में और टेम्परेट डेसिडुअस की पत्तियां ऑटम सीजन में फॉल होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। चले अंशुल क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन कलर ऑफ लीफ। मैंने अभी अभी आपसे कहा क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होगा उसका कलर आएगा। तो जहां जो पिगमेंट ज्यादा एक्टिव होता है उसका कलर बाहर से दिखता है। तो यहाँ पर याद रखें कि वो पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। और ये सारे पिगमेंट्स आपको नर्चर में फोटोसिंथेसिस में सर ने बताए होंगे, और उन्हीं पिगमेंट्स की वजह से ये कलर वहां पर आता है। और किस तरह के पिगमेंट ने डोमिनेंसी शो की है वैसा कलर नजर आता है। तो वहां पर रेड ऑरेंज और यहाँ पर येलो कलर आता है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस का एग्जांपल हम ले रहे हैं, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस में आप लोगों ने देखा कि समर टाइम चल रहा है, और समर टाइम अगर होगा तो यहां पर मैक्सिमम प्लांट्स अपनी पत्तियां गिरा चुके हैं, लीफ फॉल डाउन हो चुका है मैक्सिमम प्लांट। लेकिन ऐसे समय में इस एरिया में मिलने वाले फिग ट्री, मतलब अंजीर के पेड़, ये हरे भरे हैं। जब सभी ने अपनी पत्तियों को गिरा दिया है तो ये वहां पर हरे भरे हैं। फिग का नंबर रिमेनिंग के कंपैरिजन में कम है, नंबर कम है तो बायोमास कम है। लेकिन ऐसे टाइम पर जब सब ने अपनी पत्तियां गिरा दी तो ये हर्बीवोर्स को फूड दे रहे हैं। और जब हर्बीवोर्स को फूड मिल रहा है तो उस केस में वहां पर कार्निवोर भी रह पा रहे हैं, क्योंकि हर्बीवोर रहेंगे तो कार्निवोर भी रहेंगे। हर्बीवोर बचा, कार्निवोर बचा। अगर ऐसा है तो स्पीसीज बच रही है, और स्पीसीज बच रही है तो स्ट्रक्चर बची हुई है, और स्ट्रक्चर अगर है तो वहां पर फंक्शन भी अच्छे से होंगे। तो ये वहां पर फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों को मेंटेन करके रखेगा। अंजीर फिग जिसका नंबर कम है, बायोमास कम है, लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्योंकि इसने ऐसे समय पर अपने इकोसिस्टम का साथ दिया है जब सब ने साथ छोड़ दिया, मतलब सब ने लीफ फॉल कर दी है। ऐसे समय पर ये हर्बीवोर्स को खाना देगा, और जब हर्बीवोर्स को फूड मिल रहा है तो वो हर्बीवोर्स खाएंगे तो कार्निवोर भी उससे जिंदा रहेंगे। और ये यहाँ भले ही नंबर कम, बायोमास कम, लेकिन मेजर रोल प्ले कर रहा है, की रोल प्ले कर रहा है। इसलिए इसको आप की स्टोन स्पीसीज के नाम से पुकार रहे हैं। ये यहाँ की स्टोन स्पीसीज होगा। यहाँ ध्यान रहे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा और आना चाहिए कि बार बार कह रहे हैं कि फिग का नंबर कम है, बायोमास कम है, तो फिर ये सारे हर्बीवोर्स को कैसे खिलाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आए तो सीधा आंसर है, बात एक पर्टिकुलर टाइम की हो रही है, हमेशा की नहीं। हमेशा की होती तो सब मर जाते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम में तो खिला ही देगा। लेकिन जिस पर्टिकुलर टाइम में मुसीबत आई उसमें अगर किसी ने साथ दिया, वो एक मेजर रोल प्ले किया है, और ऐसा रोल कीस्टोन प्ले कर रहा है। ध्यान रखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर ज्यादा होके कोई भी इन्फ्लुएंस छोड़ देता है, नंबर कम होकर इन्फ्लुएंस दिखाए
उसे कीस्टोन कहते हैं। इसका नंबर कम, बायोमास कम, लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा। इसका मतलब हर कोई कीस्टोन नहीं बनता है। कीस्टोन बनने के लिए क्या स्पेशलिटी, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जिसके नंबर ज्यादा हैं उसका तो इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन जिसका नंबर कम है, बायोमास कम है, उसने इन्फ्लुएंस शो किया, वो एक बड़ी बात है। तो फिग ट्री, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऐसे समय पर अपने ऊपर फ्रूटिंग कर रहा है, ऐसे समय पर उसके पास पत्तियां है, ग्रीन लीव्स है, जब बाकी सब ने उसको गिरा दिया है। ऐसे टाइम पर अगर वो इस तरह से इकोसिस्टम का सपोर्ट करे तो उसको हम कीस्टोन कहते हैं। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पर चलो इस एरिया को थोड़ा सेपरेट करके यहाँ पर लिख लेते हैं, यहीं पर कीस्टोन स्पीसीज, और इसका एग्जांपल 2, और यहाँ एग्जांपल 2। चलिए, लाइन इन फॉरेस्ट, ये भी अपने एरिया का कीस्टोन है। लाइन भी फॉरेस्ट में कीस्टोन की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी अपने एरिया का कीस्टोन होगा। ध्यान रखो, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि लाइन नंबर कम है, बायोमास कम है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। इन्फ्लुएंस कैसे ज्यादा है? क्योंकि जब ये होता है, आराम से सुनेंगे, जब ये होता है तो सबको खा पीकर बैलेंस रखता है। हर्बिवोर्स के नंबर कम होते हैं। हर्बिवोर्स जब बैलेंस रहते हैं तो प्लांट्स कम खाते हैं, और जब प्लांट को कम खाते हैं तो प्लांट बचे रहते हैं, और जब प्लांट बचे रहेंगे तो प्रोड्यूसर, प्लांट बचा है तो हर्बिवोर बचा है, हर्बिवोर बचा है तो कार्निवोर बचा है। चलो एक काम करते हैं, हम लॉइन को यहां से हटा के देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो तभी क्लियर होता है जब वो यहां से चला जाए या ना रहे। जब लॉइन को यहां से हटाया तो हर्बिवोर के नंबर बढ़ जाएंगे, डियर के नंबर बढ़ जाएंगे, और जब हर्बिवोर के नंबर बढ़ जाएंगे तो सारे प्लांट्स को खा जाएंगे, और प्लांट तो गए जो गए, साथ में खुद भी मर जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इस लेवल पे आ जाएगा जब फूड कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर वो आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। यहां पर आपके मन में आ रहा होगा कि हटा दो लॉइन को, क्या फर्क पड़ रहा है, भेड़िया है ना, भेड़िया खा लेगा देर को। अरे फिर भेड़िए को कौन खाएगा? जब भेड़िए को खाने वाला नहीं रहेगा तो भेड़िए का नंबर बढ़ जाएगा, और जब भेड़िए का नंबर बढ़ गया तो वो सारे हर्बिवोर्स को खा जाएगा, और जब सारे हर्बिवोर्स खत्म तो खुद क्या घास खाएगा? खुद भी मर जाएगा। अगर ऐसा है तो ध्यान रखेंगे आप, यहां ये लॉइन ही है जो कीस्टोन होगा। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि यहां हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास एक बात और मन में आ रही होगी कि ऐसे तो लॉइन का नंबर बढ़ गया तो क्या होगा? अरे जब लॉइन का नंबर बढ़ गया तो क्या होगा, ये बात आपके मन में आए तो सीधा आप कह देना कि लॉइन का ऐसे एकदम नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग एवोल्यूशन पढ़े हैं, और एवोल्यूशन में आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होता है। अगर मैं डियर और लाइन के रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को कंपेयर करूं तो डियर का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, लाइन का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होगा। वो उस अकॉर्डिंग नंबर नहीं बढ़ाता जैसे एकदम डियर बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल में लाइन सबसे कम है, डियर के बाद रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल आता है वुल्फ का, फिर उसके बाद में कम है लाइन का, सबसे कम लाइन का है, तो एकदम उसका नंबर नहीं बढ़ेगा।
तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा लॉयन की है। जैसे मान लीजिए अगर हम कंपेयर करें कि लॉयन और इंसेक्ट, तो बताइए किसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम है? लॉयन का। किसका ज्यादा है? इंसेक्ट का। क्योंकि उसकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कम है तो उसको रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा रखना पड़ता है, तभी तो उसका सर्वाइवल रह पाता है। तो जितने जैसे जैसे आप स्टेबिलिटी बढ़ाते जाएंगे, एवोल्यूशन में ये बात देखने को मिलती है कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होता जाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्यों कम हो रहा है। अगर इसका कारण आप जाने तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी ज्यादा होता तो इतने नंबर में हो जाते कि खुद ही सरवाइव नहीं कर पाते। इसलिए नेचर ने हर एक को, जब फिटनेस की बातें आती है, नेचुरल सिलेक्शन की बातें आती है, तो हर एक को एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी दी है और उसके अकॉर्डिंग उनके नंबर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखो, एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही नंबर इंक्रीज होता है। ये नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। और आप सीधा कहेंगे कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होगा। जैसे मैंने आपको सीधा एग्जांपल दिया कि आप इंसेक्ट को कंपेयर कर लीजिए ह्यूमन से या लायन से। एक साल में लायन कितने बेबीज को बर्थ कर सकता है और इंसेक्ट कितना कर सकता है। तो यहाँ पर आप इस बात से समझ जाएंगे कि जहां स्टेबिलिटी कम है उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होता है। ये नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है। अब यहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़े और एक और एग्जाम्पल ले लें। तीसरा एग्जाम्पल है कैंगारू रेट इन डेजर्ट। ये भी अपने एरिया का कीस्टोन है। ये भी अपने एरिया में कीस्टोन की तरह बिहेव करता है। और यहाँ ये कीस्टोन क्यों है, मैं दो बातें बोलूंगा, आपको ये ध्यान से सुन लेनी है। पहली बात, डेजर्ट में कंगारू रेट वही है। पहले तो मैं ये आपको समझा दूं, उसके बाद दो बातें बोलूंगा। कंगारू रेट वही है जो कभी पानी नहीं पीता, बिना पानी पिए रह सकता है, कभी भी पानी नहीं पीता। दो बातें बोलेंगे कीस्टोन क्यों है। पहली बात, ये जहां रह रहा है डेजर्ट में, वहां पर डीप डीप बरोज बनाता है, इधर बना ली उधर बना ली, डीप बरो फॉर्म करता है। और जब इसने अलग अलग डीप बरोज बनाई है तो वहां पर गर्मी के दिन है, रेत ज्यादा गर्म हो रही है, ऐसे टाइम पर उस एरिया के रेप्टाइल्स इसके बरों में छुपकर अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है जितना बाहर का है। मैंने स्पेशली रेप्टाइल्स का नाम लिया क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है और कोल्ड ब्लडेड को अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के साथ ही बदल जाता है, तो उनको मेंटेन करके बाहर के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और जब रेप्टाइल्स बचे तो स्पीसीज बची, तो स्ट्रक्चर बच रही है। दूसरी बात, ये अपने एरिया में सीड खाता है। डेजर्ट में सीड खा रहा है, इधर के बिखरे हुए सीड खा गया, उधर के बिखरे हुए सीड खा गया। और जब ये सीड खाता है तो डेजर्ट को डेजर्ट बना के रखता है, उसे फलने फूलने नहीं देता। और अगर ऐसा हो रहा है कि ये डेजर्ट को डेजर्ट बना के रखता है, तो समझ जाइए ये अपने इकोसिस्टम की क्वालिटी मेंटेन करके रखता है। फिर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो कंगारू रेट को हटा ही दो ताकि डेजर्ट फल फूल जाए, बढ़िया हो जाए, फॉरेस्ट बन जाए। मैं उन बच्चों को क्लियर कर देता हूं कि जिस दिन आपने कंगारू रेट को हटाया, मतलब डेजर्ट डेजर्ट ना रहा, उस दिन डेजर्ट वाले मर जाएंगे। क्योंकि डेजर्ट वाले तो तभी रह पाते हैं जब वहां पर डेजर्ट मेंटेन रहता है, वो तो उसके अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। तो यहाँ ध्यान रखो, कंगारू रेट डेजर्ट का कीस्टोन है, फॉरेस्ट का नहीं है। तो मैंने यहाँ इसको इन डेजर्ट लिखा है। तो दो बातें हो गई, डीप बरोज बनाकर दूसरे एनिमल्स को गर्मी से बचाता है, उनकी जान बचती है। स्पेशली मैंने रेप्टाइल्स का नाम लिया। और सीड खाकर, और सीड भी क्यों खाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फैटी कंटेंट खाएगा, फैट ऑक्सीडेशन करेगा, तभी तो बाई प्रोडक्ट वाटर बनेगा। इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है पानी की।
कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन डिस्चार्ज करता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप इसको आगे और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो ये कीस्टोन क्यों है इसके बारे में बात हो रही है। तो बेटा कीस्टोन के 3 एग्जाम्पल हमारे पास हो गए हैं, और पहला एग्जाम्पल मैंने कहा कि फिग ट्री इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको कहा लॉइन इन फॉरेस्ट, और तीसरा कहा कंगारू रेटेड डेजर्ट। ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर कीस्टोन स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग यहाँ ध्यान रखें। कीस्टोन ऐसी स्पीसीज जिसका नंबर कम, बायोमास कम, लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा। और अब लास्ट एक और स्पीसीज यहाँ पर आती है, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। यहाँ याद रखो टर्म में ही लिंक आ रहा है, इसका मतलब ये एक तरह की मीडिएटर स्पीसीज है बेटा, मीडिएटर स्पीसीज है। ये कहाँ मीडिएटर का काम करती है, आओ इसको हम समझ लेते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं आ जाए मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये दो कंपोनेंट के बीच में लिंक बनाती है, दो कंपोनेंट के बीच में लिंक बनाती है। जिन दो कंपोनेंट के बीच में लिंक बनाएगी उसमें एक लिविंग होगा ही सही, और दूसरा कंपोनेंट लिविंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन एक तो लिविंग होगा। और इनके बीच में लिंक का काम मतलब असेंशियल लिंक बनाती है, असेंशियल टर्म यूज किया है मैंने, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। इसकी वजह से इसका सर्वाइवल है इधर वाले कंपोनेंट का। चलो एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में मैंने यहां पर पहला एग्जांपल लिया है माइकोराइजा। आप जानते हैं कि माइकोराइजा में माइको फंजाई है और राइजा हायर प्लांट रूट है। यहां पर ये रहा एक बड़ा सा ट्री, ये इसकी रूट्स, और ये यहां पर फंजाई। आप सब फंजाई का काम जानते हैं। फंजाई सॉइल मिनरल को एब्जॉर्ब करके ट्री को प्रोवाइड कर रही है, और सॉइल मिनरल को एब्जॉर्ब करके ट्री को प्रोवाइड करना, ये यहाँ पर कह दीजिए ट्री खुद मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वो एसेंशियल मिनरल जो खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो फंजाई देगी। मतलब फंजाई सॉइल मिनरल और ट्री के बीच क्रिटिकल लिंक का काम कर रही है। सॉइल मिनरल नॉन लिविंग है और ट्री लिविंग है, और एसेंशियल लिंक बना रही है फंजाई जो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज है। तो याद रखो यहाँ पर सॉइल मिनरल और ट्री के बीच का क्रिटिकल लिंक फंजाई हो गया। वो एसेंशियल मिनरल जो ट्री खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो इसने एब्जॉर्ब करके दिया है, और यहाँ पर ये एक बहुत बढ़िया लिंक का काम कर रहा है। यहाँ ऐसा भी आप कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि ये रहा सन लाइट, सन और फंजाई के बीच क्रिटिकल लिंक ट्री है। सन नॉन लिविंग है और फंजाई लिविंग है, दोनों के बीच का क्रिटिकल लिंक ट्री है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लिए क्रिटिकल लिंक हो रहे हैं, ट्री फंजाई के लिए और फंजाई ट्री के लिए। एसेंशियल लिंक है, उसके बिना फंजाई सरवाइव नहीं कर सकती, और फंजाई के बिना ट्री भी सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम क्रिटिकल लिंक के नाम से पुकारते हैं। यहाँ एक बात, एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर लें लास्ट में, और वो ये है कि फंजाई को हटा दूं तो ट्री मिनरल डेफिशिएंसी में चला जाएगा और एक दिन मर जाएगा। इसका मतलब कि कीस्टोन स्पीसीज को हटा रहे थे तो भी कोई मर रहा था, क्योंकि अगर उसको हटा देंगे तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहाँ भी हमने अगर इसको हटाया तो कोई मर रहा है। तो कीस्टोन और क्रिटिकल लिंक में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन का आंसर कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है, और जितना हमने पढ़ाया उसको अच्छे से आप पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। कल हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है कीस्टोन स्पीसीज और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज में क्या डिफरेंस है।
ये कल हम बात करेंगे इस बारे में। और एक दो एग्जाम्पल क्रिटिकल लिंक के और मैं आपको बताऊंगा। आज क्लास का टाइम ओवर हो गया है, चले, और आप लोग हैंडआउट्स के लिए तैयार रहें। हैंडआउट्स हम लेते हैं। बेटा हैंडआउट मिल गए आप लोगों को? हाँ, बाकी सबको मिल गए बच्चे? चलिए, थैंक यू। दोबारा फिर एक बार पढ़ लें इसको, हम कल और दोबारा बात करते हैं इस बारे में। थैंक यू बेटा।